हेलो स्टूडेंट्स, हम कौमारभेद सब्जेक्ट अपना खत्म कर चुके हैं। अब हम पंचकर्म पढ़ने वाले हैं। पंचकर्म हमने कहा था 3 लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, तो पंचकर्म हम 3 लेक्चर्स में ही पढ़ेंगे। ठीक है। पंचकर्म के बाद हम शल्य सालक बाकी सब्जेक्ट हम देखते रहेंगे ऐसे ही। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे कहा था पहले ही कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जब मुझे कभी क्लास लेट हो जाएगी या कभी नहीं हो पाएगी तो मैं पहले से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, या जो भी आपको क्वेरी होगी वो आप बता सकते हैं ना। सारी चीज़ इससे हम कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा इससे। हर किसी को मैसेज करना है, हर किसी का रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप ठीक होता है, एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, है ना। तो कर लीजिएगा आप ज्वाइन। क्विक लिंक पर जाना है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा लिंक। ठीक है। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं रक्त मोक्षण क्या है। रक्त मोक्षण क्वेश्चन बहुत बार आया है। अब देखो एग्जाम आने वाले फाइनल ईयर में है सब लोग, तो बिल्कुल बेसिक तो पढ़ाना नहीं, पंचकर्म क्या होता है ना, सारी चीज़ें वो तो करनी नहीं। अपन देख रहे हैं PYQ या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख रहे हैं, बेसिक क्लियर करने तो बैठे नहीं हैं अभी अपन, है ना, कि हम बताएं पहले पंचकर्म क्या कुछ भी चीज़। तो हम सिर्फ क्वेश्चन ही देखने वाले हैं, जैसे कि पहले का तो, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो रक्त मोक्षण का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। रक्त मोक्षण क्या है? रक्त मोक्षण आप समझिए कि रक्त को शरीर से बाहर निकालना है। कौन से रक्त को शरीर से बाहर निकालना है? ऐसा रक्त जो गंदा हो गया हो, जो दूषित हो गया हो, जिसमें दोष उत्पन्न हो गए हों, ऐसे रक्त को हमें शरीर से बाहर निकालना है, यानी कि रक्त का स्त्रावण करना है शरीर से बाहर की ओर। उसको हम क्या कहते हैं? रक्त मोक्षण कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है आपको? ठीक है। रक्त मोक्षण क्या है? और रक्त मोक्षण कर्म में क्या करते हैं? दोषों को शांत नहीं किया जा सकता। बाकी चीज़ों हम क्या करते थे? दोषों को शांत करते थे, दोषों को समन करते थे, शोधन करते थे। यहाँ पे क्या है? हमको दोष की चिकित्सा नहीं करनी, यहाँ पे हमको क्या करना है? धातु की चिकित्सा करनी है। धातु में क्या करना है? उस धातु को बाहर निकालना है जो दूषित हो गई हो। ठीक है। क्या है यहाँ पे? देखो रक्त मोक्षण कर्म में दोष की अपेक्षा, दोष की अपेक्षा हम क्या करते हैं? धातु का निवारण करते हैं। यहाँ पे दोषों की अपेक्षा कह रहा है, मतलब कि हर जगह पे हम क्या करते हैं? दोषों का काम करते हैं, दोषों पर वर्क करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं दोष की अपेक्षा, दोष नहीं करना है हमें, क्या करना है? धातु पे काम करना। वो भी कौन सी धातु पर? रक्त धातु पे। क्या करना? उसका निहरण करना मुख्य कर्म है। रक्त मोक्षण में रक्त लिखा ही है, रक्त मोक्षण में रक्त का निहरण करना है, मतलब कि बाहर निकालना है। ठीक है। पर्यायवाची क्या है इसके? रक्त का हरण करना, तो रक्त हरण लिख लो। ठीक है। मोक्षण है यहाँ पर, तो शोणित मोक्षण कर दोगे तो ये भी याद हो जाएगा। रक्त हरण, शोणित मोक्षण और क्या है? रक्त निहरण। ठीक है। ये तीन इसकी पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। परिभाषा की बात करेंगे तो क्या है? शरीर शोधनार्थ, शरीर में अगर शोधन करना है, क्या करना है? और व्याधियों का नाश करना है, हेतु क्या करना पड़ेगा उसको? रक्त को शरीर से मुक्त करना है या निकाल देना है। इसी प्रक्रिया को हम रक्त मोक्षण कहते हैं। क्या कह रहे हैं? शरीर को दोष मुक्त बनाना, शरीर को व्याधि मुक्त करना के लिए रक्त जो है उसको बाहर निकालना ही क्या है? रक्त मोक्षण कहलाता है। ठीक है। अब महत्व क्या है इसका? हमने कल भी शायद चर्चा की थी कि रक्त मोक्षण, जहां पर भी रक्त की बात आएगी कि रक्त दूषित हो रहा हो, वहां पे हमारे क्या होगी? स्किन डिसऑर्डर आपको जरूर देखने को मिलेंगे, एक्ने वगैरह सब देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं महत्व क्या है इसका? त्वचा के रोगों में बहुत महत्व है। त्वचा के रोगों में रक्त मोक्षण करेंगे, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा उसमें। ग्रंथियां हो जाएं, सौफ हो जाए, एवं रक्तजन्य विकार नहीं होते हैं, है ना। अगर हम रक्त मोक्षण करते रहेंगे टाइम टाइम पे, या जब भी जरूरत पड़ेगी रक्त मोक्षण की, ऐसा तो है नहीं कि ब्लड डोनेट करना है तो ब्लड भाई निकाल दिया बाहर, ऐसा नहीं है। जब भी जरूरत पड़ेगी, जब भी दोष बढ़े हुए हमें दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा रक्त हमारा दूषित हो रहा है, तो समय समय पर अगर हम रक्त मोक्षण करते रहेंगे तो हमें रक्तजन्य विकार नहीं होंगे। त्वचा के रोगों में भी हमें फायदा मिलेगा, ग्रंथियों में फायदा मिलेगा, है ना। काल क्या है इसका? कब करते हैं? तो कब करना है इसको? शरद ऋतु में करना है। कब करना है? शरद ऋतु इसके लिए उत्तम माना गया है। शरद ऋतु को सबसे पहले क्या बोलते हैं? उत्तम माना गया है। लेकिन अब भाई रोग तो कभी भी हो सकता है, तो और दोषों में कब करना है? तो वर्षा ऋतु में कह रहे हैं कब करें भाई? ऐसे समझो कोई भी काम, वर्षा ऋतु चल रही है, लेकिन हम वर्षा ऋतु में कभी भी कोई भी काम कब कर पाते हैं? जब बारिश ना हो रही हो। तो अभी हम क्या करेंगे वर्षा ऋतु में? जब बादल ना हो, है ना, यानी बरसात ना होना हो, तब हम कर सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों की बात करें, गर्मियों में कोई भी काम करने के लिए हम क्या करते हैं? या तो सुबह से काम करते हैं या शाम को टाइम करते हैं। 6 बजे के बाद, 6:30 बजे के बाद निकलते हैं अपन घर से बाहर। क्यों? बीच में निकल जाएंगे तो जल जाएंगे, बिल्कुल पापड़ बन जाएंगे, इतनी धूप रहती है ना। तो वही काम, वही है, ऐसा दिमाग लगाना है अपन को। क्या करना है? ग्रीष्म ऋतु में कब करेंगे? या तो सुबह से काम कर लेंगे अपन, या शाम को काम कर लेंगे। तो वैसे ही सुबह करेंगे या तो रक्त मोक्षण शाम को करेंगे। और हेमंत ऋतु में कह रहे हैं मध्याह्न काल में कर लेंगे, मतलब दोपहर में भी कर सकते हो आप, करना हो तो। ठीक है। अब रक्त मोक्षण का मेनली इसमें क्या पूछा गया था? प्रकार ही पूछे गए थे क्वेश्चन में कि रक्त मोक्षण की कितने प्रकार है। तो रक्त मोक्षण क्या है? शस्त्र विस्त्रावण या अनुशस्त्र विस्त्रावण, मतलब कि या तो शस्त्र की मदद से हमें रक्त का मोक्षण करना, बाहर निकालना रक्त को, या बिना किसी शस्त्र से निकालना। तो कह रहे हैं लोहे के शस्त्र द्वारा,
लोहे का नहीं होता है एक हिसाब से देखा जाए तो, मतलब कि कुल मिला के किसी धातुओं से बोल रहे हैं भैया, लोहा भी मान लीजिए आप, ठीक है। तो शस्त्र के द्वारा अगर अपन को इसमें करना है, लोहे क्या लिखा है, लोहे के शस्त्र द्वारा, अगर लोहे के शस्त्रों के द्वारा हम यदि कोई काम करें या किसी भी धातु से बने हुए शस्त्रों के द्वारा हम रक्त मोक्षण कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, शस्त्र विस्त्रावण। शस्त्र के साथ कर रहे हैं तो शस्त्र विस्त्रावण कहलाएगा। फिर क्या कहलाएगा, अनुशस्त्र, शस्त्र के बिना करेंगे तो अनुशस्त्र विस्त्रावण कहलाएगा, ठीक है। अब लोहे के शस्त्र में करेंगे तो क्या कहलाएंगे, प्रच्छान करना है और शिरावेद करना है। प्रच्छान कह रहे हैं उनके लिए करेंगे जो सुकुमार हैं, ठीक है। शिरावेद किन के लिए करेंगे, मतलब जो सह लेंगे, ठीक है। चलिए अब ये मतलब बिना शस्त्रों के साथ, अनुशस्त्र के साथ क्या क्या करना अपने को, श्रृंगी, श्रृंगी यानी कि सींग होता है ना, तो मेष श्रृंगी शायद ज़्यादातर यूज होता था इसमें, और अब तो वो मिलता नहीं, जैसे काला हिरण जो सलमान खान ने मारे तो वही उसी को बोल रहे हैं, उनके हिरण के सींगों को। तो 7 अंगुल का होना चाहिए वो। तो श्रृंग की मदद से हम रक्त को निकालते हैं। जलों का हम सब जानते हैं, लीच है, अलाबू, अलाबू लौकी को बोलते हैं, तो लौकी के जैसे शेप का या लौकी ही रहती है, उसके हेल्प से हम निकालते हैं रक्त मोक्षण। तो अलाबू, अलाबू व्रत आपने हरितकी का एक शेप भी पढ़ा होगा, है ना, अलाबू व्रत लंबा लंबा लंबी हरितकी होती है। और घटी यंत्र यानी कि कप थेरेपी को बोल रहे हैं कि इन मदद से हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रक्त मोक्षण कर सकते हैं। श्रृंगी, जलों का, अलाबू और घटी यंत्र। श्रृंगी, जलों का, अलाबू या घटी यंत्र, ऐसा बोल सकते हो। श्रृंग यानी कि मेष श्रृंगी की बात करें तो उसके गले में अपन ने क्या कर दिए, घंटी बांध दी है, ठीक है। और उसी मेष को क्या चिपक गया है, जलों का चिपक गया है। तो याद करने का तरीका है, थोड़ा सा याद हो सकता है, तो वैसे तो याद रहेगा। श्रृंगी, जलों का, अलाबू और घटी यंत्र, ये क्या है, इनके प्रकार हो गए अपने, ठीक है। एक शस्त्र के द्वारा, एक अनुशस्त्र के द्वारा। अब ये बताना है कि रक्त मोक्षण के लिए कौन कौन योग्य है और कौन कौन योग्य नहीं है। तो रक्त मोक्षण किस किस का हम कर सकते हैं कह रहे हैं, तो सबसे पहले योग्य रोग बता देते हैं। कुष्ठ हो जिनको, विसर्प हो यानी कि स्किन की डिसऑर्डर जिसको भी हो उसमें तो करेंगे करेंगे, कंडू हो, पिपासा, अर्बुद, गुल्म, कामला और रक्त पित्त। तो पहले तो आपको कुष्ठ, विसर्प, कंडू तो याद हो जाएगा, बोले स्किन डिसऑर्डर में तो करना ही करना है अपने को। और क्या याद रखना है तो बहुत सारे 50 नाम लिखे उसमें, लेकिन मैंने कुछ लिख दिए हैं, आप चाहें तो बुक से याद कर सकते हैं जितने ज़्यादा याद करना चाहें, ठीक है। पिपासा, अर्बुद, गुल्म, क्या करना है, पिपासा, अर्बुद, गुल्म, कामला और रक्त पित्त, ये क्या है, इन इन बीमारियों में रक्त मोक्षण अगर हम करते हैं, इन इन रोगों में करते हैं तो योग्य है वो लोग, मतलब इन रोगों में हम रक्त मोक्षण कर सकते हैं। अयोग्य की बात करें तो किनको नहीं करना है अपन को, तो अयोग्य में जब भी कोई चीज़ आती है आप हमेशा देखो कॉन्ट्राइंडिकेशन में 2 चीज़ें उसमें जरूर लगी रहती, 3 चीज़ें वैसे मान लो, एक तो गर्भिणी यानी प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर हम कोई भी ड्रग ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, है ना। हर ड्रग का कॉन्ट्राइंडिकेशन यही होता है कि हमें उसमें नहीं यूज करना, या बच्चों में नहीं यूज करना, या बहुत ज़्यादा बुजुर्ग में यूज नहीं करना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि गर्भिणी को नहीं यूज करना है अपने को, गर्भिणी में रक्त मोक्षण नहीं करना, ठीक है। फिर क्या और क्या लिखा है इसमें, पहला क्या है, जिनकी संपूर्ण शरीर में सोत हो, जो रोग के कारण अत्यंत दुर्बल हो, दुर्बल हो और रोग के कारण अत्यंत दुर्बल हो, अंतर है। जो दुर्बल है मान लो थोड़ा बहुत क्रश व्यक्ति है उसके ऊपर तो किया जा सकता है, लेकिन जो रोग से ग्रस्त है उसके कारण दुर्बलता आई है उसमें, उसके ऊपर हमें नहीं करना है। तो जो रोग के कारण दुर्बल हो उस पर नहीं कर सकते रक्त मोक्षण, जिनके संपूर्ण शरीर में सोत हो उस पर नहीं कर सकते, गर्भिणी में नहीं करना है, उधर रोग से जो ग्रस्त हो उनमें नहीं करना है, सोत वालों में नहीं करना है, लिखा ही यहाँ पे सोत है ना। फिर अम्ल पित्त सेवन से उत्पन्न पांडु, अम्ल पित्त से उत्पन्न यानी कि पित्त पदार्थों को ज़्यादा सेवन करने के, अम्ल पदार्थों का ज़्यादा सेवन करने से जो भी उत्पन्न पांडु होता है उसके, उनमें भी हमें इसका उपयोग नहीं करना है। याद रहेंगी चीज़ें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रक्त मोक्षण हो गया अपना पहले तो। दूसरा क्या है, जलों का आचरण। जलों का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ो नहीं पढ़ो ऐसी बता दूंगा, सब याद हो जाएगा। जलों का मतलब क्या होता है, लीच होता है। जलों का कहाँ रहती है, शुद्ध जल में रहती है, ठीक है। और कुछ ऐसी जगह पे भी रहती हैं जो अशुद्ध जगह पे रहती है, लेकिन वो जो अशुद्ध जगह पे रहती है वो हमारे काम की नहीं होती है, और जो शुद्ध जगह पे रहती है वो हमारे चिकित्सा के उपयोग में आती है। फिर हम कहते हैं जलों का के लिए, जलों का को इंग्लिश नाम लीच होता है, इसका जूलॉजिकल नेम हिरुडिन होता है। इसकी लार में, इसके लार के स्त्राव में एक एंटीकोगुलेंट है ना, क्या पाया जाता है, हिरुडिन नाम का पाया जाता है केमिकल, जिसके कारण से ब्लड क्लॉट नहीं होता है, जिससे हमारी चिकित्सा जब करते हैं तो उससे हमें क्या होता है, फायदा मिलता है। अब 2 तरीके की मैंने कहा जलों का होती है, किस किस तरीके की, एक होती जो गंदे पानी में रहती हो, तो जब वो काटेगी तो शरीर में कंडू होगा, खुजली होगा, दाह होगा, बहुत सारी चीजें होगी। लेकिन जिस जलों का की हम बात करें जिसका चिकित्सा में यूज हो रहा है उससे ये सब चीजें नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल है, वही चीज लिखी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। जलौका का नाम, जलौका का नाम जौक है, जल में रहने के कारण इसे जलौका कहते हैं। जल औका, जल में रहती है इसलिए इसे क्या कह रहे हैं हम, जलौका कह रहे हैं। जलौका का नाम जौक है,
ठीक है। अब क्योंकि जल में रहती है तो सारा पोषण कहाँ से लेती है, जल से लेती है, तो जल में ही इसका पोषण होता है। कीचड़ में जल में, कीचड़ के जल में, कीचड़ में जल में, यहाँ पे ब्रैकेट आना चाहिए, कीचड़ में जल में अनुपदेश में ये प्राप्त होती। कहाँ कहाँ मिलेगी, कीचड़ में, जल में और अनुपदेश में मिलेगी। ठीक है। इंग्लिश नेम इसका लीची है, जूलॉजिकल नेम इसके हिरुडीनिया है। ठीक है। इसके मुख से लाल स्त्राव होता है जिसमें एंटीकोगुलेंट होता है हेरोडिन नाम का, जिसके कारण क्या होता है, रक्त जमता नहीं है। ठीक है। आगे बढ़े, याद हो गया होगा सुनते ही, कुछ भी ऐसा नहीं था। ठीक है। और ये क्या करती है, इसी कारण, क्योंकि इसमें रक्त ये निकालेगा, तो रक्त जब ये निकालेगा तो ब्लड कोगुलेट तो होगा नहीं इसमें, तो ये क्या करती है, जो दूषित रक्त होता है उसको ये निकाल देती है। ठीक है। फिर हम देखें इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, सविष होती है, निर्विष होती है। ऐसी होती है जिसमें विष रहता है, ऐसी होती है जिसमें निर्विष, जिसमें नहीं रहता है। ये भी 6 प्रकार की हैं, ये भी 6 प्रकार की हैं। तो इनके 6 प्रकार के नाम याद करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इसका उपयोग चिकित्सा में क्योंकि होता नहीं है, अगर ये काटेगी तो क्या करेगी, कंडू, मूर्छा, ज्वर, दाह, छर्दी उत्पन्न करेगी। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो इसका चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। ये निर्मल जल में रहती है, साफ स्वस्थ जल में रहती है। अब ये खाती क्या है, ये क्या खाएगी, पानी में रहती है तो कमल खाएगी, शैवाल खाएगी, जो सड़ जाते हैं उन्हीं को खाएगी। जब मतलब सड़े हुए नहीं खाएगी, ये खाएगी अच्छे वाले, ये कीड़े मकोड़े भी खाएगी। और ये पैदा कैसे होती है बोल रहे हैं, तो ये पैदा होती है कमल जब सड़ जाता है या शैवाल सड़ जाता है, उससे ये पैदा होती है। और अगर इसके पैदा करने की बात करेंगे, सब इसकी इसमें लिखा नहीं है, पर ये कब पैदा होती है, मेंढक हो गया जैसे, तो मेंढक की मल से, मेंढक के मल से, या कोई भी चीज़ ऐसी, कोई भी कीड़े मकोड़े सड़ जाएं, यदि वहाँ पर कीट कोई सड़ जाता है, उनके मल से ये पैदा होती है। लेकिन ये कैसे पैदा होती है, कमल के और शैवाल से। शैवाल यानी कि एल की, कमल तो आप सब जानते हैं, लोटस है ना। तो इनसे जो पैदा होती है वो निर्विष, इससे जो पैदा होती है वो शाविष। ये 6 प्रकार की है, ये भी 6 प्रकार की। इसके 6 जो प्रकार के वो याद कर सकते हैं अपन थोड़ा सा, क्या क्या है, कपिला, कपिला पशु आहार है ना, सुना होगा सब लोगों ने, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कपिला याद हो जाएगा। किस कलर का है ये, इनका वर्ण पार्श्व से मनाशिला के समान होता है, यानी कि आगे साइड से, पार्श्व साइड से, और लेकिन पीठ की साइड कैसा होता है, मूंग के वर्ण का। मूंग की दाल के बारे में बात करा, बहुत ग्रीनिश टाइप की होती है, डार्क ग्रीन कलर की होती है। पिंगला होती है, ये लाल पिंगल वर्ण की होती है। शंखमुखी यकृत वर्ण की होती है। मूषिका मूषक के समान होती है, अप्रिय गंध आती है इससे। ठीक है। पुंडरिक मुखी की बात करें तो मूंग के समान ये भी होती है। और सवारिका, ये कैसी होती है, कमल पत्र के समान होती है और 18 अंगुल लंबी होती है। ठीक है। कितनी है ये, 6 प्रकार की हैं, कपिला, पिंगला, शंखमुखी, मूषिका, पुंडरिक मुख, पुंडरिक मुखी और सावरिका। कैसे याद करना है इसको, कुछ ट्रिक बना सकते हैं अपन। कपिला पशु आहार हम जानते हैं, तो एक कपिला वहां से हो जाएगा, है ना। पिंगला, शंखमुखी, मूषिका, पुंडरिक मुखी और सावरिका। या कपिल नाम रख सकते हैं इसको, कि कपिल नाम के लड़के को, सांवरी से कोई एक लड़की है जो कि कैसी है, सांवरी लड़की है, जो कि पागल है। सांवरी लड़की है, पागल है, लेकिन उसका मुख कैसा है, शंख के समान मुख है, शंख के समान मुख है। और पुंडरिक मुखी बोलते हैं ना, चांद के समान चेहरा, तो ऐसे ही अपन बोल देंगे यहाँ पे, शंख मुखी और पुंडरिक मुखी है। ठीक है। और मूषिका से, मूषिका अपन मूषक यानी चूहे को बोलते, चूहे से उसको बहुत डर लगता है। ऐसे भी याद कर सकते हो, करना हो तो। वैसे ट्रिक से ज़्यादा ईजी नाम पढ़ के याद कर लोगे आप लोग, है ना। जितनी देर में मेरी ट्रिक याद करोगे उतनी देर में तो याद हो जाएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आता है संशोधन के योग्य। संशोधन किस किस में करना है, किस में नहीं करना है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो संशोधन कब करना है भाई, संशोधन करना मतलब एक होता है शोधन, एक होता है समन। अपन पढ़ते आ रहे हैं समन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा। शोधन का मतलब क्या है, बाहर निकाल देना है, समन का मतलब वहीं कर देना है। तो शोधन किस किस में करना है, बहुदोष अवस्था होने पर, यानी कि बहुत सारी दिक्कतें हैं जब शरीर में, बहुदोष अवस्था होने पर शोधन के योग्य कौन कौन है वो बोलेंगे। तो वही चीज यहाँ पर 50 नाम लिखे, कुछ नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए। अविपाक, अरुचि, पांडु, क्लम, गौरव, अरति, आलस्य, दौर्बल्य और दुर्गंध, अवसाद, अनिद्रा और अति निद्रा। तो ये कैसे नाम लिखे हैं मैंने, सिंपल भाषा वाले नाम लिखे हैं जो आपको याद हो जाएंगे। क्या क्या भाई, जिसको नींद बहुत आती हो, जिसको नींद ना आती हो, जो बहुत दुबला हो, क्रस व्यक्ति हो यानी कि दौर्बल्य व्यक्ति हो। ठीक है। जिसको आलस बहुत, ये सब हमने अपने लक्षण लिख दिए। नाम है, कभी नींद आती है रात को, हम सोते नहीं हैं, और सोते हैं तो फिर इतना सोते हैं कि सुबह उठने का मन नहीं करता है हमको। ठीक है। बेचैनी तो रहती ही है, पेपर आने वाले हैं, बेचैन है पूरा हमारा सब, बिल्कुल दिमाग दिल, है ना। आलस तो दिन भर भरा रहता है। दौर्बल्य कुछ कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं ही दौर्बल्य हूँ। ठीक है। मतलब बहुत दौर्बल्य नहीं हूँ, बट थोड़ा तो है। ठीक है।
फिर बात करेंगे क्या, अरुचि, खाना वाना खाने मन नहीं लगता, क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि आंटी खाना बना रही है, ठीक है। क्लम, दिन भर लेथार्जीनेस फील रहती है। पांडु का तो पता नहीं है अपन को कि नहीं, लेकिन फिर भी चलो पांडु अपन याद कर लेंगे, ठीक है। अविपाक, ठीक है, तो शायद कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो आपको याद रहेंगी सारी चीज़ें, आपको अपनी चीज़ें लिख देना, ठीक है। अवसाद, हमेशा दुख में रहते हैं, क्यों, है ना, पेपर वेपर आ रहे हैं, बिल्कुल दुख में ही रह रहे हैं, टेंशन में रह रहे हैं। दुर्गंध तो कोई नहीं मारता है, लेकिन फिर भी दुर्गंध याद रख लेंगे, ठीक है। और जब दोष अधिक हो जाते हैं तो शोधन चिकित्सा इंपॉर्टेंट होती है, कह रहे हैं जब बहुदोष अवस्था होती है तो उसमें हमें शोधन चिकित्सा ही करनी चाहिए, है ना। अब देख लेते हैं अयोग्य व्यक्ति कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब अयोग्य में कह रहे हैं बहुदोष अवस्था होने पर तो ये बताया गया है कि हमें शोधन चिकित्सा करनी है, और योग्य के हमने ऊपर बता भी दिए क्या क्या योग्य, लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुदोष अवस्था होने के साथ साथ अगर सामावस्था है तब हमें शोधन चिकित्सा नहीं करनी। क्या, यदि सामावस्था हो तो शोधन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि समदोष में शरीरस्थ रस जो रहता है, शरीरस्थ जो रस रहता है उससे क्या होगा, रक्त आदि धातु में लीन होकर ऐसे चिपक कर रहता है जैसे कच्चे फल में उनका रस रहता है। वो कह रहे हैं क्योंकि अगर कोई, अगर मान लो वो कह रहा है कि सामावस्था दोष है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बहुदोष है लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़े हुए नहीं है, मान लो एक हिसाब से कह रहा है वो, तो कह रहा है कि जब भी जैसे कच्चा फल है कोई, तो कच्चे फल में जब हम खाते हैं तो उसमें रस नहीं निकलता है ना। कोई भी कच्चा फल आप ले लो, जामुन खा लो, आम खा लो, कच्चा खाओगे तो मीठा नहीं लगेगा, क्यों, उसमें रस तो है लेकिन वो चिपका हुआ है अभी, वो कह रहा है उसी के अंदर, है ना। तो ऐसे ही वो कह रहा है कि जब बहुअवस्था दोष तो, लेकिन सामावस्था होगी तो उसमें क्या होगा, जो भी दोष रहेंगे आपके शरीर से बिल्कुल चिपक के रहेंगे, तो वो निकालने में उनको बड़ी दिक्कत जाती है ना। फिर उनको अगर निकालना भी हो तो उसके लिए भी अलग तरीके का उन्होंने कुछ बताया था, वो हमने नहीं लिखा है, ठीक है। जैसे कच्चे फल को उनका रस रहता है, ये हो गया। फिर कौन कौन से ऐसे हैं जिनमें नहीं करना अपन को, तो कहते हैं अधन व्यक्ति को, किसको नहीं करना, किसके साथ अपन कोई शोधन चिकित्सा नहीं करते, अधन, जिसके पास पैसा नहीं है। भैया आप मेहनत करोगे बहुत सारी, पैसा नहीं देगा तो आप काहे करोगे, अधन व्यक्ति को नहीं करना है। अनपवाद प्रतिकारी, मतलब कि जो वैद्य की बात ना माने। जैसे मैंने कहा है कि भाई आज तुमको सुबह से, अपन जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं तो बोल दिया कि एनबीएम पर रहना है, माउथ से कुछ खाना पीना नहीं है। हम 2 घंटे बाद आए, बोले हमने तो सर पेल के खाना खा लिया है। चलो पेल के नहीं खाया तो कुछ भी खा लिया है, खाना खा लिया तो बात ही नहीं मारा, तो उसका तो ऐसे अपन ऑपरेशन ही नहीं कर पाएंगे, कभी ऑपरेशन ही नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ है, जो वैद्य की बात ना, हमने कहा गोली खा लेना, सुबह आके देखो उन्होंने गोली फेंक दी, तो जो बात ना माने, ठीक है। फिर क्या है, अपरिचारक वाले, जिनकी कोई देखभाल करने वाला ना हो। भाई वैद्य का काम है, कर दिया काम, अब उसकी परिचारक तो होना चाहिए उसकी देखभाल करने के लिए, तो जिसके पास आप परिचारक ना हो, ऐसे लोगों का हमें शोधन चिकित्सा नहीं करना है। वैद्यमानी, जो खुद अपने आप को वैद्य मानता हो, जो समझता हूँ मैं खुद ही डॉक्टर हूँ भाई, ठीक है। असूयक, क्या होता है असूयक मतलब, भूल गया। तीव्र धर्म या अरुचि वाले, ऐसे जिनको विश्वास ना हो, जिनको क्या हो, विश्वास ना हो। अरुचि वाले, जिनको रुचि ना हो इस काम में और इनको भरोसा ना हो अपने ऊपर, ठीक है। और असाध्य रोगों पर हमें क्या है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, मृत्यु सूचक लक्षण होने पर भी हमें नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा लगे कि इसकी तो मृत्यु होने वाली है तो इसमें भी हमें पंचकर्मा नहीं करना चाहिए। असूयक याद नहीं आ रहा, कुछ तो होता है, अच्छा असूयक, चलो हो गया, इसको छोड़ देना, ये सारी चीज़ें याद कर लेना अपन, ठीक है। पंचकर्मा थिएटर के बारे में पूछते हैं कि पंचकर्मा में क्या क्या होना चाहिए, तो देखो ये तो स्वाभाविक सी बात है, हमको अपने आप बनेगा, क्या बनेगा पंचकर्मा, मैंने लिखा नहीं है इसको। पंचकर्मा में अगर हम कोई भी हॉस्पिटल खोल रहे हैं अपना, मान लीजिए आपको पंचकर्मा थेरेपी सेंटर खोलना है, आपको क्या क्या चाहिए भाई, वमन कक्ष अलग से चाहिए, विरेचन कक्ष अलग से चाहिए। आप एक ही जगह पे उसको पॉटी नहीं करवा सकते, एक ही जगह उल्टी नहीं करवा सकते, पर ये पॉटी कर रहा है ये उल्टी कर रहा है, नहीं कर पाओगे। वमन कक्ष अलग चाहिए, विरेचन कक्ष अलग चाहिए, स्वेदन कक्ष अलग चाहिए, और स्नेहन कक्ष अलग चाहिए, सारी चीज़ें अलग अलग चाहिए अपन को। और डॉक्टर के रुकने का रूम अलग होना चाहिए आपका, नर्सिंग स्टाफ का रूम अलग होना चाहिए आपका, नर्सिंग स्टाफ के लिए वॉशरूम वगैरह यूज अलग होना चाहिए, परिचारक जो आए हैं अटेंडर उनके लिए बैठने की व्यवस्था अलग होना चाहिए। ये सारी चीज़ हम सबको पता है। एक रिसेप्शन अलग होना चाहिए जहाँ पे पूछताछ हो, जानकारी मिले, एक दवा मिश्रण का केंद्र अलग से होना चाहिए, वो सारी चीज़ एक रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से होनी चाहिए ना, तो ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। तो वही चीज़ें, और सबके लिए क्या करना है, सब में अलग अलग लिख देना, मेल के लिए अलग चाहिए, फीमेल के लिए अलग चाहिए, ठीक है। स्नेहन कक्ष अलग चाहिए, स्वेदन कक्ष अलग चाहिए, शिरोधारा कक्ष, वमन, विरेचन, सारी चीज़ें जो जो हमें करने वाले हैं वो सारी चीज़ें अलग अलग चाहिए। वेटिंग स्पेस चाहिए पेशेंट के लिए, स्टाफ रूम चाहिए, टॉयलेट चाहिए, है ना, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से भाई लगते हैं आप लिख देना सारी, द्रोणी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो जो चीज़ें हमें लगती हैं ना। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, क्या इसके भी क्वेश्चन आने के इस बार चांसेस ज़्यादा है, मूर्ध तेल के, ठीक है। मूर्ध तेल के प्रकार बताते हुए शिरोधारा का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो मूर्ध तेल क्या होता है, कह रहे हैं सिर प्रदेश पर तेल आदि से तर्पण या स्वेदन करना है।
मूर्ध तैल या सिर तर्पण कहते हैं उसी को। क्या कह रहा है कुल मिला के, अगर हम बोल रहे हैं ऐसे नॉर्मल भाषा में कि अगर हम चंपी कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, इसी को क्या कह रहे हैं, मूर्ध तैल कह रहे हैं। ठीक है, सिर प्रदेश पर तैल आदि से तर्पण करना है या स्वेदन करना है, तर्पण या स्वेदन करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, मूर्ध तैल या सिर का तर्पण करना कहते हैं। इसी को हम मूर्ध तैल या सिर तर्पण करना कहते हैं। तो इसको कुल मिला के चंपी या मालिश नहीं बोल सकते आप, अगर सिर की चंपी कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, तो वही मूर्ध तैल हो गया एक हिसाब से देखें तो। ठीक है, लाभ देख लेते हैं इसके क्या क्या। सिर की बात है तो देखो, सिर में कभी भी दर्द होगा, मालिश चंपी करोगे मजा आ जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा। थकान आपकी दूर हो जाएगी, कहीं से थक के आए हो, किसी ने आपके 10 मिनट मालिश कर दी एकदम ठंडे नवरत्न तेल से, आपको मजा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो वही चीज़ है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप मतलब नॉर्मली प्रैक्टिकली उसको सोचेंगे तो आप सब लिख पाएंगे। जैसे प्रतिदिन तेल से स्नेहन करने से सिर सूल नहीं होता, वही सिर में दर्द नहीं होगा, यदि होता है तो उसका भी नाश हो जाएगा। फिर क्या है, अकाल मतलब बिना समय के खलित और पलित नहीं होगा, ना तो बाल झड़ेंगे ना ही आपके सफेद होंगे। वो कह रहा है सिर प्रदेश दृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, रोज रोज मालिश करोगे तो बलवान हो जाएगा। केस जो आपके बाल झड़ेंगे वो झड़ेंगे नहीं, दीर्घ रहेंगे, काफी देर तक रहेंगे। दृढ़ मूल हो जाएंगे, जो इनके रूट्स हैं वो मजबूत हो जाएंगे। और कृष्णवर्णी रहते मतलब कि अच्छे एकदम काले रहेंगे, है ना। काले घने मेरे बाल कैस मूल ने, केस मूल कौन सा, वो वैस मूल ने किया कमाल, वो वाली चीज़ हो जाएगी। आप ये आपने बहुत पहले आता था, ये टीवी में बहुत ऐड आता था इसका, काले घने मेरे बाल वैस मूल ने किया कमाल, कुछ ऐसा था। तो आपको यहाँ पे क्या बोलना, मूर्ध तैल ने किया कमाल। ठीक है, तो काले घने मूर्ध तैल ने किया कमाल, आप याद रख सकते हैं इसको। फिर मुख मृदु हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, कांतिप्रद हो जाएगा, एकदम चमचमाता हुआ चेहरा दिखेगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सर्वोत्तम गुण हो जाएगा, सुख कारक निंद्रा लाभ होगी। हाँ, अच्छी मालिश हो जाती है तो नींद भी अच्छी आती है ना। सारी चीज़ आपको याद हो जाएंगी। प्रकार क्या क्या है इसके मूर्ध तैल के, कैसे कैसे कर सकते हैं अपन इन सारी चीज़ों को। सिरोभ्यंग कर सकते हैं, वही मैंने बोला ना, चंपी मालिश सिरोभ्यंग कर देंगे, है ना। सेक कर देंगे, धारा कर्म, सिर पिच्चू धारण कर देंगे या सिरोबस्ती कर देंगे। अब उसमें बोला था उसने कि सिरोधारा का भी वर्णन करना है, तो सिरोधारा क्या होता है, औषधि द्रव्यों के साथ, जैसे कि तेल हो गया, क्वाथ हो गया, तक्र हो गया, क्षीर हो गया आदि से विशिष्ट प्रकार से एक सूत्रीय धार के रूप में निरंतर गिराना। आपने देखा होगा सिरोधारा का मतलब एक पेशेंट को लिटा दिया, एक ऐसे डोंगे टाइप का एक तो कुछ ऐसा बर्तन रहेगा, उसमें एक यहाँ पे छेद रहता है, वहाँ पे एक रुई की बत्ती बनी रहती, या किसी कॉटन के कपड़े की बत्ती बनी रहती, उसमें हमने ऊपर तर्क छीर जिस भी चीज़ की हमें सिरोधारा करना है, क्वाथ वगैरह का, उसको डालेंगे, उससे सिर से हम नीचे नीचे एक लाइन से एक धार में उस सामान को, उस मतलब जिस भी चीज़ से हम कर रहे हैं उसको हम एक धार से गिराएंगे सिर पर, वही सिरोधारा है हमारा। तो उसमें अपन को थोड़ा अच्छे शब्दों से सजा के लिखना है। क्या लिखना है, औषधि द्रव्यों से, जैसे क्वाथ हो गया, तेल हो गया, तक्र हो गया, क्षीर हो गया आदि से विशिष्ट प्रकार से एक सूत्रीय धार में, है ना, मतलब एक ही धार में एकदम ऐसे 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 पॉइंट टू पॉइंट वैसे गिरे, निरंतर गिराना ही क्या हो जाएगा, सिरोधारा हो जाएगी। इसमें उपकरण क्या क्या आएंगे, इसमें कौन कौन से उपकरण आने वाले हैं वो कह रहे हैं। तो सबसे पहले धारा पात्र, जिसमें अपन को रखना है उसको, डोंगे वोंगे की बात करते हो, कह रहे स्वर्ण का भी हो सकता है, भैया जो बहुत अमीर है तो सोने में। अंबानी जी के घर में अगर किसी को आप सिरोधारा करोगे तो सोने के बर्तन में ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, लोहा, पीतल, ताम्र, स्टील, मिट्टी के बर्तन, है ना, कहीं से भी मतलब कुल मिला के वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। धारावर्ती, अब वर्ती कैसी होनी चाहिए, या तो कपड़े से निर्मित हो या फिर कपास यानी कि रुई से निर्मित हो, उसमें छेद होना चाहिए। द्रोणी, धारा टेबल जिस पर आप पेशेंट को लिटाओगे, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए, 7 फीट की होनी चाहिए। क्यों, नॉर्मली मतलब कि इतनी होनी चाहिए जिसमें पेशेंट बहुत आराम से लेट पाए, तो 7 फीट की होनी चाहिए। चौड़ाई भी 2.5 फुट की होनी चाहिए, ऊंचाई भी 2.5 फुट की होनी चाहिए, है ना। धारा पात्र स्टैंड होना चाहिए, जिसमें आपको धारा लगानी है उसको स्टैंड, अब आप तो पकड़ के खड़े नहीं रहोगे उसको इतनी देर तक, तो आप क्या करोगे, उसको धारा को बहाने के लिए एक स्टैंड भी चाहिए, तो धारा पात्र स्टैंड चाहिए आपको। रोगी के सिर से वो भी कितने ऊपर लगाओगे आप, 4 अंगुल ऊपर लगाओगे। ठीक है, अब प्रकार बता देते हैं अपन कितने प्रकार की होती है सिरोधारा। वो कह रहे द्रव्य भेद से होती है, द्रव्य भेद से बता दिया उन्होंने। तो कितने प्रकार से बताइए द्रव्य भेद से उन्होंने, तक्र धारा, क्षीर धारा, तैल धारा, ये 3 तरीके की धारा अपन लगा सकते हैं उसमें। ठीक है, अब आए हैं स्नेह की प्रविचारणा है। 24 प्रविचारणाएं होती हैं। अब प्रविचारणा क्या है, कुल मिला के हमें जो स्नेह पान देना होता है, वह स्नेह पान अगर हम औषधियों के रूप में नहीं दे पा रहे हैं तो नॉर्मली हम जिस भी खाना के रूप में, औषधि के रूप में उसको देंगे, मतलब औषधि के अलावा अगर हम उसको खान पान के उसमें अगर दे देंगे किसी चीज़ को, तो वो प्रविचारणा कहलाती है। क्या है, सामान्य स्नेह पान के स्थान पर भोज्य पदार्थ, हमने बोला ना खान पान, जो चीज़ हम खा रहे हैं
उस खान पान में दे देंगे। भोज्य पदार्थ में या औषध या व्यवहारिक रूप से स्नेह के प्रयोग को हम क्या कहते हैं, प्रविचारणा कहते हैं। अब ये 24 की 24 याद करनी है तो काफी लंबी चौड़ी लिस्ट, लेकिन है इजी। ठीक है, कैसे कैसे है, सबसे पहले क्या है, ये आपने पढ़ा होगा, ओदन, विलेपी, मांसरस, मांस, दुग्ध, दधी। तो कुछ चीजें तो याद हो जाएंगी, कैसे, दूध, दही, मट्ठा, है ना, याद हो जाएगा, दूध, दही, मट्ठा एक ही टाइप की चीजें हैं जी। तो दूध, दही याद कर लो आप, ठीक है, मांस, दुग्ध, दही। अब मांस के बाद मांस रस भी याद हो जाएगा, ठीक है। और ओदन और विलेपी, ओदन देखो, ओदन, विलेपी, मांस रस, मांस, दुग्ध और दही, 6 चीजों पे आ गए अपन। और क्या क्या बना सकते हैं अपन, यवागु, सूप, साग सब्जियों की वो भाजी वगैरह, यूस, काम्बलिक, खंड, सत्तू। ठीक है, अब ये पढ़े लेना, इसमें क्या है, दुग्ध मतलब गर्म दूध के साथ, दधी मतलब जमाया हुआ दधी, यवागु मतलब चावल के 6 गुने जल में पकाना। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। खंड, सत्तू, है ना, तिल का कल्क, मध्य, लेह, भक्ष, मालपुआ, पूरी आदि, है ना। और अभ्यंज, वस्ती, उत्तर वस्ती, गंडोस, कर्णतेल, नस्यकर्म और अक्षी तर्पण। ये यहाँ से नाम याद करने में दिक्कत जाएगी, तो इनको बार बार पढ़ लेना। 18 से 17 से 14 तक, भक्ष, अभ्यंग, वस्ती, उत्तर वस्ती, गंडोस, कर्णतेल, नस्यकर्म और अक्षी तर्पण, ये सब भी क्या कहलाएंगे, 24 प्रविचारणाएं कहलाएंगी, ये सारी चीजें। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आया हो। अब स्नेह की जीर्ण एवं जीर्णमान लक्षणों का वर्णन करना है। भैया किसमें स्नेह अच्छे से हो गया है तो उसके क्या लक्षण है, किसमें नहीं हुआ है तो उसके क्या लक्षण आएंगे। तो बोला सिरोरोजा का समन हो जाएगा। अगर सिर में दर्द हो रहा था हमारा, स्नेह वगैरह अच्छे से होगा तो सिरोरोजा, सिर का दर्द खत्म हो जाएगा। शरीर में लघुता आ जाएगी, वात अनुलोमन हो जाएगा, वात हमारा यानी कि वायु आराम से गैस पास होगी, क्षुधा लगेगी, पिपास भूख लगेगी, प्यास लगेगी, उद्गार की शुद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब स्नेह पान के पच्चमान या जीर्णमान के लक्षण नहीं हुआ है सही, तो क्या क्या होगा भाई, तब क्या क्या हुआ, सिर में सूल, जो सिर का दर्द सही हो रहा था यहाँ पे सिर का दर्द क्या हो जाएगा, बना रहेगा। वहां पे भूख प्यास खत्म हो रही थी, यहाँ पे भूख प्यास लगेगी हमको, नहीं, हाँ भूख प्यास वहां लग रही थी, यहाँ पे नहीं लगेगी, खत्म हो जाएगी, है ना। सिरसूल रहेगा, भ्रम रहेगा, लाल स्त्राव होगा, मूर्छा होगा, थकावट बनी रहेगी, बेचैनी बनी रहेगी, क्लम, तृष्णा, दाह, शरीर में दाह होगा और प्यास बार बार लगेगी, है ना। फिर क्या है, पंचकर्म के परिप्रेक्ष्य में पूर्व कर्म की महत्व बतानी है हमें। तो कह रहे हैं जो भी व्यक्ति पंचकर्म करवाता है लेकिन उसके जो पूर्व कर्म स्नेह संवेदन नहीं करवाता है, वो उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है जिस प्रकार से हम किसी पेड़ में क्या करें, या तो किसी पेड़ की टहनी को हम क्या करें, अपने हाथ से मोड़ दें, कुछ दिनों बाद वो अगर टूट गई, मतलब थोड़ी सी मोड़ी, बेंड किया, छोड़ दिया, वापस चलेगी तब तो सही है। लेकिन अगर हमने उसको इतना तोड़ दिया कि वो टूट गई है तो वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। या हमने किसी पर भी कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया किसी भी पेड़ पर तो वो भी खराब हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि स्नेह स्वेदन प्रयोग बिना जो व्यक्ति संशोधन औषध का सेवन करता है उसका शरीर उसी प्रकार से नष्ट होता है जिस प्रकार से सूखा काष्ठ, है ना, मोड़ने पर टूट जाता है। अब पूर्व कर्म की बात करें तो दीपन पाचन हो गया, स्नेह संवेदन अपने पूर्व कर्म है। दीपन पाचन में क्या होता है भैया, भूख को बढ़ाना है और जो खा रहे हैं अगर हम तो उसको पचे खाना हमारा अच्छे से, उसको कैसे, हेतुओं की औषधियों की मदद से बढ़ाना है। त्रिकटु दे देंगे, आम पाचन हेतु अम्ल तिक्त औषधियां दे देंगे। स्नेहन करना है, आभ्यंतर स्नेह पान करवा देंगे, घृत, तेल, वसा, मज्जा, वाह प्रयोग करवा देंगे, अभ्यंग, पिच्चू, सिरोधारा करवा देंगे। इसमें मैंने छोटा छोटा लिखा है, आपको अगर 10 नंबर में आता है और बड़ा लिखना है तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको फेंकने में, हम सब बहुत माहिर हैं, हमको एक शब्द दे दिया जाए तो हम उसका एक पेज भर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास तो यहाँ मैं इतना सारा कंटेंट दे रहा हूँ। घृत, तेल, वसा, मज्जा लिख सकते हो भैया। हर स्नेह में सबसे उत्तम तेल को माना गया, तिल में भी तिल का तेल बहुत उत्तम माना गया, घृत में गाय का घृत बहुत अच्छा माना गया है। यही सब तो लिखना है, बढ़ा बढ़ा के लिखते जाना है। अभ्यंग, पिच्चू, सिर उधारा, फिर स्वेदन की बात करते हैं, साग्नि स्वेद और निराग्नि स्वेद, ये सब भी लिख देना। 13 प्रकार के ये हैं, 10 प्रकार के ये हैं, लिखते जाना अपने को। और क्या है, और बहुत समय बच गया तो 13 प्रकार के नाम भी लिख देना, 10 प्रकार के भी पूरे नाम लिख देना। और लिखने का मन करता है, किसी किसी की आदत होती है उसका मन नहीं भरता, जैसे मेरे बैच में हैं कई बच्चे, तो उनको क्या होता है कि वो पेपर के बाद उनसे पूछे कितने पेज भर, बोले 38 पेज भर दिए, बोले 40 भर दिए लेकिन और नहीं पर नंबर लेकिन कितने आ रहे हैं, 40 पेज भरने के बाद भी नंबर कितने आ रहे हैं, बिल्कुल ग्रेस लग के पास हो रहे हैं। तो आदत रहती किसी चीज़ की भरने की नंबर, तो ऐसा नहीं करना है अपने को बहुत ज़्यादा। मैंने बताया ना कि पहले दिन से बता रहा हूँ कि भाई पेज भरने से कुछ नहीं होता आजकल, सबको पता है टीचरों को कि आप पेज भर के फालतू की चीज़ लिख के आओगे, रामायण महाभारत लिखोगे तो थोड़ी ना कोई नंबर देगा आप। लेकिन वही आधे पेज में भले ही काम कर रहे हो,
आधे पेज में आप लिख के आ रहे हो, 5 नंबर का लिख के आ रहे हो, वो आपको नंबर दे के जाएगा भाई आपने, लेकिन क्योंकि उसने जो पूछा आपने वो लिखा है, बात खत्म, सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कटी बस्ती का संक्षिप्त परिचय। लेकिन हाँ मैं क्या बता रहा, जिसकी आदत है लिखने की बहुत ज़्यादा, उसको मन नहीं भरता, उसको लगता है कि नहीं हमको तो लिखना ही लिखना है, तो ये तो आप तो पूरा क्या बोलते हैं बाहर की चीज़ भी नहीं लिख रहा, तो लिखते रहो, टाइम ज़्यादा बचे तो। इससे होता कुछ नहीं, लास्ट में 1-2 क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग करते हैं तो, है ना। इसलिए अपने सीबीएसई बोर्ड में आपने देखा होगा एग्जाम में लिख के आता था कि 50 से 100 वर्ड में ही, 50 वर्ड में इसको आंसर को खत्म करना है, इसको 100 वर्ड में खत्म करना है। और बहुत बड़ा आंसर होता था तो बोले 200 वर्ड में खत्म करना है या 250 वर्ड में खत्म करना है, तो वही चीज़ है सेम इसमें भी। ठीक है, चलिए कटी बस्ती भी बहुत आया है। कटी बस्ती का संक्षिप्त परिचय देना है। क्या है कटी बस्ती, या 2 शब्द से मिलकर बना है, कटी प्लस बस्ती। कटी प्रदेश में जो दी जाती है वो कटी बस्ती होगी। लंबर पार्ट ऑफ बॉडी में कह रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें, जिस क्रिया से कटी प्रदेश को मांसपिष्ट की सहायता से आच्छादित करके सुखोष्ण तेल का धारण कराया जाता है वह कटी बस्ती कहलाती है। इसकी प्रोसेस लिख रहा है। प्रोसेस क्या है, सिंपल है, आदमी को लेटाना है, औरत को लेटाना है, जिसका भी अपन को करना है कटी बस्ती उनको लेटाना है अपने को सीधे, उसी में द्रोणी व्रोणी होगी जो उसमें लेटाना है। स्नेहन स्वेदन उनका पहले जो पूर्व कर्म होते हैं वो सब कर देना है। उसमें उड़द की दाल का आटा लेना है, आटा से उसकी पीठ पर यानी कटी प्रदेश पे जहाँ बनाना है, कुएं के आकार का बनाना है, वो ऐसा बनना चाहिए कि उससे तेल बाहर ना गिरे। उसमें फिर हमें क्या करना है, गर्म करके जिस भी तेल की हमें कटी बस्ती देना है, मान लो है ना, बला तेल से दे रहे हैं, ठीक है, और महानारायण तेल से दे रहे हैं, जिस भी तेल से दे रहे हैं बार बार उसको गर्म करना है और धार लगा के उसमें गिराना है। जैसे वो ठंडा हो जाता है उसको बाहर निकाल लेना है, फिर उसको साफा सफाई कर देना। ये आपकी प्रोसेस है कटी बस्ती की, और तो कोई है नहीं है। तो बहुत सिंपल है पंचकर्मा, आप एक बार उसकी प्रोसेस पढ़ लो बस। इसमें याद क्या करना रहता है, अभी हम आगे चल के देखेंगे स्नेहन स्वेदन ये पूर्व कर्म वगैरह, ये भवन विरेचन देखेंगे, तो इनमें ये फिर एक प्रोसेस याद, नाम याद करने होते भाई, इस दवाई को देना, इतने बार देना, इतने वेगों का, ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होती। बाकी अगर प्रोसेस वगैरह तो बहुत सिंपल होती है, आप जैसे बोल रहे हो जैसे कर रहे हो वही लिखना है, वही लिखा होगा। ठीक है, कटी बस्ती के मांसपेशी लेकर आवश्यक प्रमाण में कोष्ठ जल मिलाकर गूंथ लेना आटे को, पहले आटे को गूंथना बना रहा है। तत्पश्चात ये थोड़ा हाइट हेल्थ का ध्यान रखना है। 60 सेंटीमीटर लंबा, 2 से 3 सेंटीमीटर मोटा, 6 से 7 सेंटीमीटर ऊंचा एक क्या बनाना है अपने को, आल वाल बनाते हैं, कुएं टाइप का बनाते हैं, उसी को बोल रहे हैं वो। ठीक है, रोगी का अभ्यंग और मृदु स्वेदन करते हैं, फिर रोगी को पीठ के बल लेटा देना है, मांस की वर्तालु कर गोलाकार बनाना है, इसमें सुखोष्ण तेल डालना है, लेकिन यह तेल आवरण से बाहर नहीं निकलना चाहिए, एवं तेल का स्त्राव भी ना हो अगल बगल से। इतने अच्छे से हमने उसको बनाना है। फिर क्या कह रहा है, तेल का मान संपूर्ण प्रक्रिया तक एक समान होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है, तेल का तापमान कम होते ही, क्या कह रहे हैं, तेल का तापमान कम होते ही, जैसे ही तेल का तापमान कम हो जाएगा उस समय क्या करें, पिच्चू से तेल इकट्ठा करके, मन पिच्चू मतलब वही रुई से या कपड़े से किसी से अपन को बाहर भरना है, बार बार भर लेना है, फिर से उसको गर्म करके डालना है। ठीक है, पुनः कटी बस्ती में प्रयुक्त तेल में मिश्रित कर देना। फिर सावधानी क्या क्या रखना है कि रोगी को इसमें दग्ध ना हो, 45 मिनट तक करना है, 7, 14, 21 दिनों तक कटी बस्ती करना चाहिए, हर 7-7 दिन में करना चाहिए। प्रयुक्त तेल कौन कौन सा कर सकते हैं हम, ठीक है, 10 मूल तेल कर सकते हैं, अश्वगंधा तेल कर सकते हैं और धनवंतर तेल कर सकते हैं। उपयोग किस किस में कटी बस्ती करना है, तो बोले कटी सूल में यानी कटी प्रदेश में दर्द हो रहा होगा उसमें करेंगे, गधसी सियाटिका में भी ये काम में आती है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस में काम में आता है, स्पॉन्डिलाइटिस में काम में आ रहा है और ओस्टियोफाइट्स में काम में आ रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, शिरोधारा की विधि, ये भी बहुत पूछी गई है। शिरोधारा अपन ने ऊपर देखा था एक शिरोधारा का क्वेश्चन है ना, फिर उसमें शिरोधारा की विधि बताई गई है। तो पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो पूर्व कर्म में क्या है, आतुर सिद्धता, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसको पहले समझाना है, बुझाना है कि ऐसा ऐसा करने वाले हैं, ऐसा ऐसा होगा, घबराना नहीं है, गर्म तेल लगे, ज़्यादा गर्म दाल लगे, कुछ भी हो XYZ कुल मिला के हमें उसके प्रोसीजर के बारे में उसको समझाना है। ठीक है, आतुर सिद्धता करना है बोल रहे हैं। फिर सिरोधारा के योग्य रोग एवं रोगी, ये भी देखना है क्या इसका सिरोधारा हो सकता है या नहीं हो सकता। कौन कौन है, कह रहे हैं उन्माद, अपस्मार, खालित्य पलित्य वाला योग्य है, अयोग्य कौन है, सिरोशोथ वाला, कर्णमूल का शोथ वाला, अजीर्ण वाला और छर्दी वाला, ये अयोग्य है। अच्छा, जैसे मैंने वहां पे बताया था कि रक्त पित्त में हमेशा आप देखोगे कि रक्त पित्त नहीं, अगर मतलब कि क्या बता रहा था, रक्त से दूषित कोई भी चीज होगी तो स्किन डिसऑर्डर उसमें आ जाएंगी। ऐसी जब भी अयोग्य की बात करेंगे ना तो बहुत मोस्ट ऑफ द चांस रहेंगे आपके पंचकर्मा में और उसमें सालक नहीं, हाँ पंचकर्मा में ही हर जगह क्या रहेगा, सिरोशोथ, कर्णमूलिका शोथ और छर्दी, ये मतलब रहता ही है कि ये अयोग्य व्यक्ति होते हैं। जिनको भी छर्दी है ना वो हर काम के लिए अयोग्य हैं। जिनके कर्णमूलिका में कानों वानों में दिक्कत आ रही है ना वो हर चीज के लिए अयोग्य माने जाते हैं। ठीक है, फिर औषधि का योग्य का निर्धारण करना है कि कितनी औषधि हम दे सकते हैं कितना नहीं दे सकते हैं, है ना।
और क्या करना है, उपकरण संग्रहण करना है, किस किस की भाई क्या क्या हमें मदद लगेगी वो सारी चीज़ें लेना है। वाइटल्स रिकॉर्डिंग करना है, भैया उसका बीच की बीच अटैक तो नहीं आ रहा, उसकी हार्ट बीट तो नहीं बढ़ने लगी, बीपी तो नहीं बढ़ रहा है ना। कंसेंट फॉर्म में पहले से साइन ले लेना, पर्यावरण की व्यवस्था देख लेना अपन को, मतलब जहाँ अपन उसका कर रहे हैं सही है सब चीज़ें कि नहीं है एकदम। अपने पर अगर अपन लोग अपने कॉलेज के यहाँ पे कर दें तो बोले वहाँ से गंद आ रही है नाले की, यहाँ से गंद आ रही है, वॉशरूम के गेट खुला है, तो कुल मिला के ऐसी चीज़ें नहीं होनी, पर्यावरण अच्छा होना चाहिए, ठीक है। प्रधान कर्म में क्या, रोगी की स्थिति देखना है, नीति की सुरक्षा देखना है, धार पात्र का संचालन देखना, समय देखना कितनी देर में। पश्चात कर्म क्या क्या है, स्पॉन्जिंग करना मतलब साफ सफाई कर देना, स्नान करवाना, विश्राम करवाना, वाइटल रिकॉर्डिंग फिर से करना है, आहार विहार का निर्देश दे देना कि क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं पीना है। मुझे लगता है कि आज का लेक्चर तो आपको सुन के सच में याद होने वाला है। केवल आप PDF को एक बार रीड करेंगे, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। पंचकर्म बहुत ईजी होता है क्वेश्चन आंसर लिखने के हिसाब से, जब करने की बारी आती है तो पंचकर्मा काफ़ी कठिन प्रोसेस मानी जाती है ना। बहुत बमन विरेचन हम करते हैं तो बहुत ही कुशल वैद्य होते हैं जो हमारे, वही कर पाते हैं, है ना। इसमें बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाते हैं तो, लेकिन अगर लिखने की बात करें तो पंचकर्म बहुत ईजी होता है ना। और मैं जब पढ़ाऊँगा तो फिर बाहर बहुत सारी चीज़ें और भी ईजी हो जाती हैं, है ना। चलिए, अगर आपको समझ में आ रही हों चीज़ें तो आप मेरे को फीडबैक भी देते जाइएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा सारी चीज़, थोड़ा सा ज़्यादा लोग होंगे तो और ज़्यादा मज़ा आता है ना। चलिए, थैंक यू। अगली क्लास में हम फिर से मिलते हैं। पंचकर्मा लगभग हम 3 क्लास में ख़त्म कर देंगे अगर सब सही रहा तो, है ना। चलिए, ओके, थैंक यू।